नमस्कार, मैं हूं शशांक सिंह। कोरोना से जुड़े इस खास शो अफवाह बनाम हकीकत में आप सभी का स्वागत है। और इस शो के जरिए हमारी कोशिश यह है कि कोरोना बीमारी से जुड़ी नई नई जानकारियां, जो भी अपडेट्स हैं, वो हम आप तक पहुंचाएं। और इसके जरिए हम देश विदेश के जाने माने विशेषज्ञों को भी बुलाते हैं जो आपके डाउट्स और अफवाहों को हकीकत से जुदा कर सके। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक नजर आज के आंकड़ों पर। कोरोना की दूसरी लहर खतरनाक होती जा रही है। हालांकि पिछले 24 घंटे के आंकड़े कुछ राहत देते हैं। कल के मुकाबले आज 12,000 के करीब कम मामले आए हैं। कल 68,000 थे, आज 56,211 नए मामले मिले हैं, जो करीब 17% कम मामले हैं। मौतों का आंकड़ा भी कुछ कम हुआ है। 291 के मुकाबले आज 271 मौतें दर्ज हुई हैं। हालांकि ये आंकड़े आज भी चिंताजनक हैं। महाराष्ट्र का सबसे बुरा हाल अभी भी बना हुआ है। देश के कुल 56% मामले महाराष्ट्र से ही आ रहे हैं। और इसी से जुड़ी है हमारी आज की टॉप स्टोरी। भारत में कोरोना की दूसरी लहर आ चुकी है, बेकाबू होती जा रही है। मसलन मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, मौतों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। ऐसे में सवाल यही उठ रहा है कि क्या कोरोना की दूसरी लहर पहली लहर से ज्यादा खतरनाक है? अगर आंकड़ों की बात करें तो वो इसकी तस्दीक करते हैं। दूसरी लहर के शुरुआती कुछ दिनों में ही मामले बढ़कर 68,000 पहुंच चुके हैं, जबकि पहली लहर जब थी तो इतने नंबर पहुंचने में कई महीने लग गए थे। एक्सपर्ट भी मानते हैं कि इस बार इसे काबू करना थोड़ा और ज्यादा मुश्किल हो सकता है। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे दो एक्सपर्ट्स, दो मेहमान जुड़ चुके हैं। डॉक्टर सुरंजीत चैटर्जी, सीनियर कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन आईपी हॉस्पिटल में हैं, और डॉक्टर हेमंत देशमुख, डीन है केईएम हॉस्पिटल मुंबई में। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सुरंजीत चैटर्जी सर, आपसे पहला सवाल कि, और यही सवाल कि ये जो दूसरी लहर है, वैसे अभी जो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री हैं वो इसे दूसरी लहर नहीं मानते। वो कहते हैं कि एक हफ्ता और इंतजार करना चाहिए, लेकिन आप मानते हैं कि दूसरी लहर है और ये ज्यादा खतरनाक है, इसे काबू करना भी ज्यादा मुश्किल है? लगता तो है कि दूसरी लहर ऑलरेडी शुरू हो गई है पूरे देश भर में। जैसे कि अपने विदेशों में, वेस्टर्न कंट्रीज में जैसा हुआ है वैसे ही हम लोग जैसे फॉलो कर रहे हैं। और ये भी देखा जा रहा है कि ये ज्यादा इन्फेक्शियस है, काफी इन्फेक्शियस है ये वायरस। क्योंकि क्या होता है कि हर एक वायरस अपनी जिंदगी के लिए म्यूटेट कर जाता है, चेंज करता है, अपने आप में चेंजेस लाता है जिससे कि वो सरवाइव कर पाए। लगता है यही है कि नए स्ट्रेन और नए म्यूटेशंस हो रहे हैं, जिसके कारण कि ये नंबर्स ऐसे एकदम रैपिडली बढ़ते हैं। और हाँ, जहां तक डेथ्स वाली बात है वो अभी तक शायद उतनी प्रूव नहीं हुई है कि मतलब उतना खतरनाक है कि नहीं। पर हाँ, ये तो जरूर लग रहा है कि ज्यादा इन्फेक्शियस जरूर है और इसका स्प्रेड ज्यादा जल्दी हो रहा है एज कंपेयर टू द प्रीवियस वायरस। बिल्कुल। डॉक्टर हेमंत देशमुख भी हमारे साथ हैं। सर, अगर हम बेड्स का जिक्र करें, क्योंकि अब मामले 68,000 तक पहुंच गए, एक समय ये 10,000 से भी कम थे, तो जरूर 12,000 कम हुए, तो इसको किस तरीके से देखना होगा? जो ये एक सडन डिप आता है एक दिन में, फिर एक राइज होता है, क्या उससे खुश होना चाहिए या अभी भी चिंता की बात है? दूसरा सवाल बेड्स को लेकर है कि बेड्स को लेकर फिर से चिंता बन गई है। जब पीक था तब तो वैसे ही बेड नहीं मिलता था, लेकिन जो अपना अनुभव मैं बता रहा हूं कि बेड्स की वाकई किल्लत हो जाती है। कोविड के समय में बेड्स नहीं मिलते हॉस्पिटल में। बराबर, बिल्कुल सही कहा शशांक जी आपने। अभी ये जो दूसरी लहर है, भगवान करे कि ये दूसरी लहर सुनामी ना होवे, क्योंकि अगर सुनामी आती है तो काफी लोग इससे संक्रमित हो जाएंगे। और ये दूसरी लहर काफी बार तो पहली लहर से भी ज्यादा बड़ी होती है। काफी लोग संक्रमित हो जाते हैं, लेकिन इसकी जो सीरियसनेस जो होती है डिजीज की, वो काफी कम दिखाई देती है। क्योंकि ऐसे मानना जाता है कि जो हमारी वैक्सीन की शुरुआत हो गई है, उसकी तरह से काफी लोग एंटीबॉडीज पैदा कर चुके हैं। और ये दूसरी जो लहर है काफी बड़ी होने के कारण इसके जो संक्रमित हुए लोग होते हैं वो काफी अमीर लोगों में से हैं, जो पहले तो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लोग संक्रमित हुए थे, लेकिन इस लहर में काफी बिल्डिंग्स और टावर्स में लोग संक्रमित हो चुके हैं। तो इन्हें जंबो सेंटर्स और प्राइवेट अस्पताल में जाने की काफी कोशिश कर रहे हैं ये सब मरीज। और ये जो बेड की जो कमतरता है पूरे प्राइवेट हॉस्पिटल में,
आज हमारी मीटिंग होगी जहां प्राइवेट अस्पताल भी यहाँ कोविड केयर सेंटर्स में शामिल हो जाएंगे और हमें ऐसे लगता है कि हमारी जो डेथ रेट कम हो रही है, हमारी जो रिकवरी रेट ज्यादा कि वो मैनेज करेगा बीएमसी। लेकिन हमारे सुरंजीत सर, एक सवाल अगर ये बार बार आता है दिमाग में कि जो वैक्सीनेशन प्रोसेस है उसको हमने बुजुर्गों से स्टार्ट किया, कोमॉर्बिडिटीज वाले पेशेंट्स के साथ स्टार्ट किया, क्या इस पर फोकस नहीं अब होना चाहिए कि जो स्प्रेडर्स है, जो बाहर निकलते हैं लोग, जो ट्रैवल करते हैं, जिनको नौकरी करनी है, क्योंकि जब हम बुजुर्गों की बात करते हैं वो एक जगह पर रहते हैं, घर में रहते हैं, क्या अब उनके लिए वैक्सीनेशन ओपन नहीं कर देनी चाहिए? उससे ज्यादा कोशिश होगी कंट्रोल की? देखिए, वैक्सीनेशन ड्राइव को तो और हम लोगों को बढ़ाना पड़ेगा ही पड़ेगा। द नंबर्स हैव टू इंक्रीज। जैसे कि इंग्लैंड ने कोविड को बेसिकली मैनेज बहुत अच्छे से नहीं किया, बट उनका वैक्सीनेशन ड्राइव जो है उन्होंने बहुत अच्छा मैनेज किया है अभी तक। वैसे ही हम लोगों को वैक्सीनेशन ड्राइव बहुत अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर 6 करोड़ लोगों की सिर्फ वैक्सीनेशन हुई है तो ये तो नंबर बहुत ही कम है इंडियन पॉपुलेशन के मुकाबले में। इसलिए इट हैज टू बी ओपनड अप। लोगों को बोलना पड़ेगा, डाउन द क्लॉक हम लोगों को वैक्सीनेशन प्रोसेस शुरू करना चाहिए ऑब्वियसली। बट एक चीज जरूर है कि अगर ये बीमारी बुजुर्गों में होती है, कोमॉर्बिडिटीज वालों में होती है, तो वहां ये ज्यादा खतरनाक होती है ये बीमारी। तो हमको उनको भी कवर करना। आपने जैसे कहा कि जो स्प्रेडर्स है, जो कि बाहर जा रहे हैं काम करने के लिए और ये करने के लिए, उनको भी कवर करना है, पर इसके लिए हमको फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी पड़ेगी, हमको उतने आवर्स देने पड़ेंगे, उतने हमारे लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन पावर की जरूरत है। वो सब हम लोगों को जल्दी से जल्दी बिल्डअप करके जितने लोगों को हम लोग वैक्सीनेट कर पाए उतना ही इस देश के लिए अच्छा है। जैसे कि मैं भी इंग्लैंड की नाम बता रहा था कि उन्होंने कोविड को मैनेज एकदम अच्छे से नहीं किया, पर वैक्सीनेशन ड्राइव उन्होंने काफी अच्छे से मैनेज किया है। बिल्कुल। जल्दी से हेमंत सर, एक सवाल का जवाब कि अगर हम फाइजर और मॉडर्ना की बात करते हैं तो एक रिसेंट अभी जो रिपोर्ट आई है वो ये कि पहली डोज के बाद ही 20 दिन के अंदर वो अपना असर दिखाना शुरू कर देती है 80% और फिर दूसरी डोज के बाद 90%। लेकिन एक चिंता एस्ट्राजेनेका को लेकर भी है, जो कि कनाडा में एक रिपोर्ट आई कि 55 साल से कम के लोगों को अब वो मना कर रहे हैं, क्योंकि यूरोप में जो रिपोर्ट्स आई हैं, ब्लड क्लॉट्स की रिपोर्ट्स आई हैं। तो इससे क्या चिंता करने की जरूरत है? इससे भी कुछ संज्ञान लेने की जरूरत है? इसमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे देश में जो भारतवासी हैं वहां उनमें क्लॉट होने की संभावना काफी कम होती है। ये कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन हो जो हमारे देश में दिया जा रहा है, उससे पूरे क्लॉट बनने की जो प्रक्रिया होती है इंडिया में काफी कम मात्रा में दिखाई देती है। शुक्रिया 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 सुरंजीत सर, हमारे साथ हेमंत सर बने रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए अभी हम रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद आप बने रहिए, क्योंकि तब हम जानेंगे आपके भेजे सवालों के जवाब। और वक्त है हमारे व्यूअर्स के कुछ सवाल लेने का। पहला सवाल दिल्ली से शिखा पूछ रही हैं हमारे एक्सपर्ट से। मेरा नाम शिखा है, मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। मेरा सवाल है कि क्या हम इंटरनेशनल ट्रैवल प्लान बना सकते हैं? हेमंत देशमुख जी, आपको इंटरनेशनल अगर ट्रैवल करना है तो काफी देशों में ऐसे निर्बंध आते हैं कि अगर आप कोविड नेगेटिव रिपोर्ट्स यानी आरटीपीसीआर का रिपोर्ट अगर नेगेटिव है तो आप ट्रैवल कर सकते हो। अगर कोई भी देश में अगर ज्यादा पैंडेमिक ज्यादा फैला हुआ है तो वहां शायद आपको मनाही करेंगे जब तक आपका आरटीपीसीआर टेस्ट नेगेटिव ना हो। और दूसरा सवाल गुरुग्राम से पूर्वी का है। पूर्वी, सवाल पूछिए। नमस्कार डॉक्टर, मैं भूमि मुठीजा गुरुग्राम से बोल रही हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि गंभीर रूप से बीमार लोगों पर टीके का कैसा असर देखने को मिल रहा है? क्या कुछ दुष्प्रभाव भी देखे गए हैं? यहाँ दो सवाल होते हैं पूर्वी की। पहला सवाल तो ऐसे होता है कि अगर कोविड बीमारी में लसीकरण हो या ना हो, कोई भी अगर बीमार हो या कोविड की वजह से अगर ग्रस्त हो और कोई भी अस्पताल में एडमिट हो तो उसे हम ये टीकाकरण बिल्कुल नहीं करते हैं। टीकाकरण जब भी करेंगे तभी 2 महीने के बाद जब भी मरीज ठीक होकर वापस घर आता है उसके बाद ही करेंगे। और दूसरा सवाल ऐसे भी होता है कि अगर हम टीकाकरण करते हैं किसी भी लाभार्थी का तो उसमें सीरियस कंडीशन या सीरियस बीमारी
कोविड जैसी नहीं दिखाई देती है। उनमें अगर कोविड होता ही है तो माइल्ड या मॉडरेट तरीके से ही होगा, उनमें सीरियस डिजीज नहीं देखी जाएगी। शुक्रिया, शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप जुड़े हमारे साथ और सभी सवालों के आपने जवाब दिए। तो फिलहाल हमारे शो अफवाह बनाम हकीकत में इतना ही।